नमस्कार दोस्तों, सरस्वती क्लासेस के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज यहाँ पर हमारा मुख्य टॉपिक है छत्तीसगढ़ में मराठा शासन का उदय। आज हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में मराठों का शासन स्थापित होता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में मराठा के शासन को समझने से पहले हम थोड़ा सा मुख्य मराठा के बारे में देख लेते हैं कि मराठों में सबसे फर्स्ट नाम आपने सुना होगा शिवाजी। तो इस शिवाजी का जन्म जो है 1627 ईस्वी में सिवनेर के किले में, कहा सिवनेर के किले में हुआ है। और सिवनेर के किले में इनका जन्म होने के कारण जो है इनका नाम जो है शिवाजी पड़ा। ठीक है, इनके बाद आपको दो व्यक्तियों का और नाम याद रखना है, एक है संभाजी और एक है राजा राम। संभाजी और राजा राम शिवाजी के दो पुत्र होते हैं। इनका इतिहास जो है आप मराठा में पढ़ते होंगे और इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा मराठा शासन के बारे में कि भारत में किस प्रकार से मराठों का उदय हुआ। तो यहाँ पर केवल आप शिवाजी के दो पुत्र हुए, संभाजी और राजा राम। और यहाँ पर संभाजी के एक और पुत्र थे जिनका नाम था साहू जी। तो शिवाजी का शासन चलता है, औरंगजेब का उस समय भारतीय इतिहास में शासन रहता है। औरंगजेब शिवाजी को रोकने का बहुत प्रयास करते हैं। उसके बाद संभाजी, राजा राम और साहू जी। शिवाजी की मृत्यु होती है आपका 1680 ईस्वी के आसपास में। संभाजी की अगर हम बात करें तो 1689 ईस्वी में, और अगर हम राजा राम की बात करें तो 1700 ईस्वी में। तो शिवाजी, संभाजी, राजा राम इन तीनों की मृत्यु हो जाती है और अगले शासक के रूप में बचते हैं साहू जी। तो साहू जी के समय में भी थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति बनी रहती है, लेकिन साहू जी के ही समय से मुख्य मराठा में अगर हम बात करें तो पेशवाओं का शासन आता है। किसका? पेशवाओं का। और यहीं पर से आप देखोगे कि किस प्रकार से एक बेस बनता है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी मराठों का शासन स्थापित होता है। यहाँ पर देखिए, तो आप यहाँ तक ये समझ गए होंगे कि शिवाजी, ये सब आप भारतीय इतिहास में पढ़ेंगे डिटेल में और इसका एक वीडियो अपलोड किया जाएगा अलग से आपको। तो शिवाजी के दो पुत्र संभाजी और राजा राम, संभाजी के पुत्र साहू जी, और साहू जी के समय में ही पेशवाओं का शासन जो है भारतीय इतिहास में चालू होता है, मराठों के इतिहास में। और अगर हम पेशवाओं की बात करें तो आपको एक दो पेशवाओं का नाम याद रखना अनिवार्य है छत्तीसगढ़ के इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर प्रथम पेशवा के रूप में आते हैं बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा करते हैं ये। और उसके बाद द्वितीय पेशवा की अगर हम बात करें तो बाजीराव प्रथम। और यही बाजीराव प्रथम है जिन्होंने एक नारा दिया था कि अटक से कटक तक केसरिया लहराएंगे। ठीक है, अटक से कटक तक। अटक जो है उस समय भारत के क्षेत्र में आता था। अटक जो कि अभी आपका सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान में पड़ता है। और कटक की बात करें तो वो उड़ीसा में आता है। तो अटक से कटक तक केसरिया लहराने का नारा दिया था बाजीराव प्रथम ने। और इन्हीं के बाद अगला पेशवा आते हैं बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव। अब यही बालाजी बाजीराव के अगर हम शासन क्रम की बात करें तो इनका जो शासन रहता है 1720 से 1741 के 41 तक रहता है। तो यहीं से आपका जो है, यहीं से न्यू पड़ेगा आपके छत्तीसगढ़ में मराठों का। तो किस प्रकार से पड़ता है तो इसको हम देखते हैं अब। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। शिवाजी, संभाजी, राजाजी, साहू जी। और पेशवाओं में बात करें तो अब यहाँ पेशवा का शासन जो है साहू जी के समय में स्थापित हो चुका है। और प्रथम पेशवा बालाजी बाजीराव, द्वितीय पेशवा बाजीराव प्रथम और तृतीय पेशवा बालाजी बाजीराव 1720 से 1741। तो यहाँ के बाद हम आगे आते हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं थोड़ा सा मैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मुख्य बात जो आती है, इन्हीं के समय में भास्कर पंत जो है सेनापति के रूप में, किसके रूप में? सेनापति के रूप में। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक मैं रफ डायग्राम बनाने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं। अगर एक मैं रफ केवल डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, इस तरीके से ये इंडिया का डायग्राम है। थोड़ा सा फटांग आपको लग रहा होगा, लेकिन आप यहां पर देखिए कि यहाँ पर आपका महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है
जहां पर मराठों का शासन चल रहा है, ठीक है। और यहीं पर जो है आपका ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। तो भास्कर पंत जो है सेनापति के रूप में यहां पर आपका बंगाल प्रांत है, और इसी बंगाल में यहां पर शासन करता है एक शासक है अली वर्दी खां, अली वर्दी खां। और ये बंगाल के शक्तिशाली शासकों में अंतिम शासकों के रूप में जाने जाते हैं। तो भास्कर पंत जो है अली वर्दी खां से समझौता के लिए जाते हैं, ठीक है। तो भास्कर पंत जब यहां से अली वर्दी खां के पास यानी कि बंगाल में इनको जाना रहता है, तो यहां से इस रास्ते से होकर के ये जाते हैं यहां पर। अब यहां पर आप एक तथ्य देख रहे हैं कि महाराष्ट्र से जब ये बंगाल की ओर जा रहे हैं भास्कर पंत, तो यहीं पर जो है रास्ते में आपका कौन सा एरिया पड़ रहा है, हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है। एक बात आपको यह ध्यान रखना है कि बालाजी बाजीराव के समय में भास्कर पंत जो है बंगाल में जाते हैं अली वर्दी खां के पास समझौता करने, और कई इतिहासकारों के अनुसार आक्रमण करने के लिए जाते हैं। रास्ते में क्या पड़ गया आपका, छत्तीसगढ़ पड़ा। अब छत्तीसगढ़ पड़ा तो ऐसी क्या कारण आ पड़ी कि यहां पर भास्कर पंत को जो है छत्तीसगढ़ में इस समय कलचुरियों का शासन चल रहा था। तो यहां पर एक चीज आप और ध्यान दीजिएगा कि भास्कर पंत जब यहां से जा रहे थे तो इस समय कलचुरियों का शासन था। और ये भास्कर पंत जो कब चले थे यहां पर 1740 के आसपास में चले थे, यहां पर 1741 में आपका यहां पर पहुंच जाते हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग वाले क्षेत्र में। तो यहां पर कलचुरियों का शासन था। तो ये बात आपको समझ में आई कि बालाजी बाजीराव के समय में ही भास्कर पंत कहां जा रहे थे, बंगाल में आक्रमण के लिए जा रहे थे। तो अब यहां पर मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब जैसा कि ये कालक्रम आपको दिख रहा है 1740-41 का, इस समय अगर हम छत्तीसगढ़ में बात करें तो कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह, किसका, रघुनाथ सिंह का यहां पर रतनपुर में शासन चल रहा था। रघुनाथ सिंह का शासन चल रहा था और यहां से भास्कर पंत निकल चुके हैं और ये छत्तीसगढ़ में दुर्ग के आसपास वाले क्षेत्र में पहुंच चुके थे। तो ऐसे क्या कारण आन पड़ी कि भास्कर पंत को जो है वहां से आकर के रतनपुर में आक्रमण करना पड़ गया। तो इसके पीछे को बेस को समझने के लिए थोड़ा सा आपको मैं बैकग्राउंड में ले जा रहा हूं कलचुरियों के काल में छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से जो है कलचुरी यहां पर शासन कर रहे थे। तो एक जैसे आप लोग नाम सुने होंगे, एक ट्रिक याद रखिएगा, के आरपीजे, ठीक है, फिर जे, फिर रत्नदेव तृतीय। यहां पर देखिए समझने का कोशिश कीजिएगा कि कलिंग राज आकर के यहाँ छत्तीसगढ़ में स्थापना करते हैं। कलिंग राज, कमल राज, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल्य देव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजल्य देव द्वितीय। और जाजल्य देव द्वितीय के बाद आप जान रहे होंगे कि उनके बड़े भाई जगदेव का शासन आता है, और फिर रत्नदेव तृतीय का शासन आता है, और फिर प्रतापमल का शासन आता है, कल्याण साय का, बहारेंद्र साय, कल्याण साय, इस तरीके से करते हुए रणजीत साय, तखत सिंह, राज सिंह, ठीक है, विश्वनाथ सिंह। तो कलचुरी के समय में राज सिंह का शासन था। मैं आपको पीछे ले जा रहा हूं कि क्या कारण था यहां पर। तो राज सिंह का शासन था और इन्हीं राज सिंह के दरबार में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मोहन सिंह। इन्हीं का नाम क्या था, मोहन सिंह था। और राज सिंह के दरबार में मोहन सिंह थे, और राज सिंह के पश्चात जो है अगले शासक के रूप में मोहन सिंह को नियुक्त होना था। लेकिन जब राज सिंह की मृत्यु होती है तो मोहन सिंह को शासक नियुक्त नहीं किया जाता है, क्योंकि उस समय मोहन सिंह उपस्थित नहीं रहते हैं दरबार में। तो यहां पर क्या होता है कि राज सिंह के पश्चात जो है सिरदार सिंह को शासक बना दिया जाता है। किसको, सिरदार सिंह को यहां पर शासक बना दिया जाता है। और सिरदार सिंह को जैसे ही शासक बनाया जाता है तो मोहन सिंह जो है शासक बनना चाहते हैं, और मोहन सिंह और सिरदार सिंह में सत्ता के लिए संघर्ष होता है, और इस लड़ाई में जो है मोहन सिंह पराजित हो जाते हैं और सिरदार सिंह जो है शासक बन जाते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर मोहन सिंह पराजित हो गए, जबकि ये बात सत्य है कि राज सिंह जो है मोहन सिंह को शासक बनाना चाहते थे, लेकिन मोहन सिंह जो है नहीं थे। तो अगले शासक जो है सिरदार सिंह बन गए, और सिरदार सिंह के बाद जो है अगले शासक का नाम आता है रघुनाथ सिंह। तो रघुनाथ सिंह का जो शासन रहता है वो रतनपुर में चलता रहता है 1740-41 के समय में। और यहाँ पर मोहन सिंह जो है शासक बनना चाहते हैं कलचुरियों का,
और वो शासक नहीं बन पाते हैं, सॉरी शासन ने बोल दिया था, मोहन सिंह शासक बनना चाहते हैं और वो शासक किसी कारणवश नहीं बन पाए थे। तो इनके मन में कुंठा की भावना थी कि मेरे को शासक बनना था, नहीं बन पाया, और इन्होंने फिर अगला प्रयत्न क्या किया कि सरदार सिंह को जिस प्रकार से शासक बनाया गया तो मोहन सिंह उनके ऊपर आक्रमण किए, लेकिन मोहन सिंह अपनी मंशा में सफल नहीं हो पाए और मोहन सिंह यहां से पराजित हो गए। तो मोहन सिंह यहां से पराजित होने के बाद शांत बैठे नहीं, ये जाकर के इन घोसलों से, इन मराठों से जाकर के ये मिल जाते हैं, जाकर के मराठों से मिल जाते हैं और भास्कर पंत को ये बतलाते हैं। जब भास्कर पंत यहाँ पर आते हैं तो मोहन सिंह इनको भड़काने का कार्य करते हैं कि यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा धन संपदा है, आप इसे लूटिए। तो भास्कर पंत अब देखिए वो महाराष्ट्र से चले हैं कहाँ के लिए, बंगाल के लिए, तो भाई उनको रास्ते में खाने पीने और बहुत सी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो भास्कर पंत बताया जाता है कि भास्कर पंत जो है रघुनाथ सिंह का उस समय शासन था, कहां पर, रतनपुर में इनका शासन था और ये कलचूरी शासक हैं। तो इनसे खाने पीने की वस्तुएं और धन दौलत संपदा के बारे में कुछ मांग की जाती है, लेकिन रघुनाथ सिंह जो है इस समय उनका एकमात्र पुत्र रहता है और उनकी मृत्यु हो गई रहती है। तो अपने पुत्र की मृत्यु में रघुनाथ सिंह खोए हुए रहते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है। अब किसी का एकमात्र पुत्र अगर ना रहे तो शायद उसका शोक का अवस्था समझ सकते हो आप कि उस समय रघुनाथ सिंह उस अवस्था में नहीं थे कि भास्कर पंत को कुछ दे सके, या फिर उनके पास अवस्था रही भी होगी देने के लायक, तो उस कंडीशन में नहीं थे, मनोदशा में वो नहीं थे। तो भास्कर पंत के किसी भी चीजों का रिप्लाई नहीं किया गया और किसी प्रकार की धन संपदा की जो मांग थी वो भास्कर पंत को नहीं दिया गया। अब यहाँ पर मोहन सिंह जो इनसे जाकर के मिल गए थे तो वो उनको जाकर के भड़काते थे कि इतने बड़े शासक का बात जो है, सेनापति का बात जो है रतनपुर के कलचूरी नहीं मान रहे हैं। तो फिर भास्कर पंत क्या करते हैं कि रतनपुर किले में, जो आपका कलचूरियों का शासन रतनपुर में चल रहा था, रतनपुर के किले में आकर के आक्रमण कर देते हैं और यहाँ पर जो रतनपुर किले का मुख्य दरवाजा रहता है सेमर दरवाजा, उस सेमर दरवाजे को बम और बारूद के द्वारा जो है उड़ा करके तोड़ दिया जाता है और भास्कर पंत अपनी सेना के साथ जो है रतनपुर के किले में प्रवेश कर जाते हैं। तो उस समय रघुनाथ सिंह जो है किसी प्रकार के युद्ध की अवस्था में नहीं रहते हैं, क्योंकि उनका एकमात्र पुत्र जो है इस दुनिया में नहीं रहता और उसके शोक में वो डूबे हुए रहते हैं। तो भास्कर पंत अपने सेनापतियों के सैनिकों के साथ जो है कहा रतनपुर के किले में प्रवेश कर जाता है और मुख्य दरवाजा को तोड़ते हुए वो किले में प्रवेश कर जाता है। अब इस समय रघुनाथ सिंह किसी प्रकार के युद्ध की स्थिति में रहते नहीं हैं, तो जो रघुनाथ सिंह की दो पत्नियां रहती हैं वो जब सैनिकों को आते हुए देखती हैं तो वो समझ जाती है कि हम अभी इस कंडीशन में नहीं है कि अगर इनसे युद्ध किया जाए तो हम जीत सके। तो उस समय जो है रघुनाथ सिंह की जो दोनों पत्नियां हैं सफेद ध्वज दिखा करके किले के ऊपर से वो ये सोच करती हैं कि हम समझौता के लिए तैयार हैं और किसी प्रकार का युद्ध हम लड़ना नहीं चाहते हैं। तो आप एक तिथि याद रखिएगा कि भास्कर पंत जिस दिन किले में प्रवेश करके रतनपुर में आक्रमण करते हैं कलचूरियों के ऊपर, वो विजयदशमी का दिन रहता है, दशहरे का दिन रहता है और उस समय एक उत्सव का भी माहौल था आसपास के क्षेत्रों में और रघुनाथ सिंह के किले में जो है शोक का माहौल था और वैसी कोई कंडीशन नहीं थी कि यहाँ पर सेना जैसे ही घुसे रघुनाथ सिंह किसी तरीके से युद्ध कर सके। तो यहाँ पर शांति व्यवस्था का पूरा हो जाता है और लास्ट में रघुनाथ सिंह समझौता कर लेते हैं और भास्कर पंत जो है लगभग 1.5 लाख रुपए जो है यहाँ से लूट लेते हैं और उसके बाद जो है आसपास में जो रतनपुर की जनता रहती है उनसे भी कुछ राशि वसूल लेते हैं। अब इतना वसूलने के बाद एक चीज आप यहाँ पर ध्यान रखना कि रघुनाथ सिंह को शासक के पद से नहीं हटाया जाता है, जबकि रघुनाथ सिंह जो है शासक के पद पर बने रहते हैं। ठीक है, तो रघुनाथ सिंह शासक के पद पर बने हैं। अब यहाँ पर भास्कर पंत का मुख्य पर्पज जो है, जब वो महाराष्ट्र से यानी कि मराठों के शासन में जब वो बंगाल के लिए निकले थे तो ये सोचकर वो पूरे तरीके से नहीं निकले थे कि अपने को जो है रतनपुर में जाकर के आक्रमण करना है। यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है कि लास्ट में भास्कर पंत को रतनपुर के कलजूरियों के ऊपर आक्रमण करना पड़ जाता है। अब यहाँ से जो भी वो धन दौलत लूट लेते हैं उसके बाद उनको आगे जाना रहता है बंगाल के लिए। तो भास्कर पंत क्या करते हैं, यहाँ पर इनको शासक बनाए रखते हैं और बोलते हैं कि इनको देख रेख के लिए एक अपना व्यक्ति जो रहता है उनका नाम है कल्याणगिरी गोसाई। कल्याणगिरी गोसाई, कल्याणगिरी गोसाई को क्या करते हैं यहाँ पर ये नियुक्त कर देते हैं कि आप देखना मराठों की तरफ से कौन सा व्यक्ति नियुक्त किया गया, तो कल्याणगिरी गोसाई नियुक्त किया गया। अब कल्याणगिरी गोसाई को नियुक्त करके भास्कर पंत कहां चले जाएंगे, बंगाल चले जाएंगे
और बंगाल जाते हैं भास्कर पंत और अलीवर्दी खां के साथ उनका समझौता होता है। और जब अलीवर्दी खां से समझौता करके भास्कर पंत जो है वापस लौटते रहते हैं, कहां से? अलीवर्दी खां से बंगाल में समझौता किया और उनको वापस आना था। अब आप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि 1741 ईस्वी में जो है रघुनाथ सिंह के ऊपर यानी कि रतनपुर के कलचुरियों के ऊपर आक्रमण करते हैं भास्कर पंत और पूरी धन संपदा को लूट करके बंगाल चले जाते हैं। अब बंगाल में जाने के बाद जब समझौता हो जाता है तो भास्कर पंत वापस आते रहते हैं, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी अगर कही जाए तो भास्कर पंत जैसे ही समझौता करके आता है उस समय अलीवर्दी खां जो है छल पूर्वक या धोखे से जो है भास्कर पंत को मार देते हैं। भास्कर पंत की यहां पर मृत्यु हो जाती है सन 1744 ईस्वी में, और ये स्थान रहता है आपका उड़ीसा के आसपास का मनकुटा नामक स्थान पर। कहां पर? मनकुटा नामक स्थान पर जो है भास्कर पंत की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अब यहां पर थोड़ा सा मैं पूरी कहानी को शॉर्ट में आपको संक्षेप में समझाने की कोशिश करूंगा कि आपने देखा कि मराठों में क्या था, शिवाजी थे, संभाजी थे, राजा राम थे और साहू जी थे, और उसके बाद फिर जो है पेशवाओं का शासन आ गया, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव। और बालाजी बाजीराव के समय में भास्कर पंत एक सेनापति के रूप में बंगाल के लिए निकल पड़े और रास्ते में आते हैं तो यहाँ पर रतनपुर कलचुरियों के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। रतनपुर के किले में प्रवेश करके वहां पूरी लूटपाट करके वो फिर बंगाल के लिए पुनः प्रस्थान कर जाते हैं और यहाँ पर अपना एक व्यक्ति जो है कल्याणगिरी गोसाई को नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही भास्कर पंत वापस आते रहते हैं उनका जो है मनकुटा नामक स्थान पे जो है हत्या कर दी जाती है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी कि भास्कर पंत एक सेनापति के रूप में निकलता है महाराष्ट्र वाले क्षेत्र से और बंगाल तक पहुंचता है और अलीवर्दी खां से समझौता करता है, लेकिन वो वापस महाराष्ट्र नहीं लौट पाता है और मनकुटा नामक स्थान पर उनकी हत्या कर दी जाती है। तो यहां तक की कहानी मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं इसके आगे का थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि इसके आगे फिर क्या घटनाएं घटती हैं और किस प्रकार से यह आधार बनता है कि छत्तीसगढ़ में मराठों का जो शासन प्रारंभ होगा। अब यहां पर आप एक चीज देखें कि बालाजी बाजीराव के समय में जब 1720 से 41 तक जो है बालाजी बाजीराव का समय था और 1741 में भास्कर पंत जो हैं आकर के कलचुरियों के ऊपर आक्रमण कर दिए और फिर इनकी आपने देखा कि मृत्यु हो गई कहां पर? मनकुटा नामक स्थान पर 1744 ईस्वी में। ठीक है, अब भास्कर पंत की मृत्यु होती है, ये खबर जो है मराठों के पास पहुंचता है और इस समय जो है बालाजी बाजीराव के समय में ही रघुजी प्रथम नाम के व्यक्ति जो है सूबे के पद पर, सेना के सूबे के पद पर कार्यरत रहते हैं और रघुजी प्रथम के बहुत ही खास आदमी रहते हैं भास्कर पंत। जब रघुजी प्रथम को जो है ये सूचना मिलती है कि भास्कर पंत अब इस दुनिया में नहीं रहे तो सबसे ज्यादा दुख जो है रघुजी प्रथम को होता है, क्योंकि सबसे खास व्यक्ति थे भास्कर पंत रघुजी प्रथम के। जब रघुजी प्रथम को ये सूचना मिलती है उसके बाद जो है बंगाल की जो पूरी चीजें हैं वो रघुजी प्रथम को सौंप दिया जाता है बालाजी बाजीराव के द्वारा कि अब बंगाल के क्षेत्रों का जो भी देखना है वो आपको देखना है। अब इनको पता लग जाता है रघुजी प्रथम को, क्या पता लग जाता है? भास्कर पंत नहीं रहे, तो ये जो है पुनः बंगाल के लिए फिर निकलते हैं। बंगाल के लिए जब ये पुनः निकलते हैं तो रास्ते में जब आते हैं तो इनको ये बात पता लगती है कि भास्कर पंत रघुनाथ सिंह को शासक बना करके जो वहां पर एक शासक मतलब अब देखने के लिए जो है किसको, कल्याणगिरी गोसाई को नियुक्त किए थे। तो जब रघुजी, अब देखिए यहां पर कंफ्यूज मत होना, रघुजी प्रथम ये मराठों की बात है और रघुनाथ सिंह जो है, रघुनाथ सिंह की अगर मैं बात करूं तो आपको ये पता है कि ये किसके शासक हैं? कलचुरियों के शासक हैं। तो रघुनाथ सिंह को जब पता लगता है कि भास्कर पंत की मृत्यु हो गई है तो अब रघुनाथ सिंह को जैसे ही पता लगता है कि भास्कर पंत की मृत्यु हो गई है तो रघुनाथ सिंह क्या करते हैं कि उस कल्याणगिरी गोसाई व्यक्ति को जो मराठों के द्वारा यानी कि भास्कर पंत के द्वारा जो नियुक्त किया गया था उसको पद से हटा करके कैद कर लिया जाता है और रघुनाथ सिंह जो है स्वयं शासक बन जाते हैं। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी कि रघुनाथ सिंह क्या करते हैं, कल्याणगिरी गोसाई को पद से हटा करके स्वयं शासक बन जाते हैं। अब यही बात जो है रघुजी प्रथम को पता लगता है जब वो फिर बंगाल के लिए जाते रहते हैं कि जो रघुजी प्रथम है वो कल्याणगिरी गोसाई को पद से हटा दिया है और उसको कैद कर लिया है। उसके बाद जो है यहाँ पर रघुजी प्रथम आते हैं और रघुनाथ सिंह के कब्जे से जो है कल्याणगिरी गोसाई को मुक्त कराते हैं। ठीक है, और इसी समय जो है यहाँ पर
अगले शासक के रूप में मोहन सिंह को नियुक्त किया जाता है। किसको नियुक्त किया जाता है? मोहन सिंह को जो है अगले शासक के रूप में नियुक्त किया जाता है। और रघुजी प्रथम जो है फिर बंगाल के लिए चले जाते हैं और फिर रघुजी प्रथम का आगे हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहां तक बेस आपको समझ में आया कि कल्याणगिरी गोसाई को पद के अब अगला शासक कौन बन गए? मोहन सिंह बन गए हैं। तो अब यहाँ पर कलचुरियों के शासकों में अगर हम देखेंगे तो स्वतंत्र रूप से अंतिम शासक जो है रघुनाथ सिंह रहते हैं और उसके बाद ये मोहन सिंह जो है किसके द्वारा नियुक्त शासक है? वो रघुजी प्रथम के द्वारा नियुक्त शासक हैं। ठीक है, तो यहां तक बात अगर आपको समझ में आई होगी तो मैं इससे आगे आपको बताना चाहूंगा। अब फिर रघुजी प्रथम ने किसको शासक बनाया? मोहन सिंह को। और ये मोहन सिंह जो है ये रतनपुर में अपना शासन चलाते रहते हैं। कहां शासन चलाते रहते हैं? रतनपुर में। और ये वही मोहन सिंह है जो राज सिंह के समय में जिनको शासक नियुक्त होना था, लेकिन राज सिंह के समय में ये शासक नियुक्त नहीं हो पाए और अगले शासक जो है सिरदार सिंह नियुक्त हुए थे। तो मैं इसके बाद का जो वीडियो है मैं अगले वीडियो में अपलोड करूंगा। तो मेरे को लगता है कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। तो मोहन सिंह के बाद से हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार जो है रघुजी प्रथम की मृत्यु होते हैं और बिंबाजी को जो है छत्तीसगढ़ का साम्राज्य मिलता है और किस प्रकार बिंबाजी ना चाहते हुए भी छत्तीसगढ़ में शासन करने के लिए आते हैं और किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता को यहाँ पर अपने कार्यों के द्वारा प्रसन्न करते हैं। तो ये चीजें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अभी के लिए मैं यहीं तक रखता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।